बच्चों, आज हम आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम बताएंगे। आज यह तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को पढ़ने से पहले जो जो जानकारी हमें जरूरत थी, जो 9th क्लास से या फिर उसके पहले के क्लासेस का था, वह आपको हम पहले वीडियो में बताए थे। दूसरे वीडियो में हम आपको थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करके दिखाए थे और दिखाए थे कि जो पहली जो वीडियो हमारा था उसमें जो मुख्य मुख्य बात हम बताए थे उसका हम उपयोग कीजिए। अब आपको जो थेल्स का प्रमेय है, जिसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, वह आपको याद हो जाना चाहिए। निष्कर्ष क्या था? आपने देखा था कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हम इसके समांतर लिए थे। जैसे मान लीजिए कि यह एबीसी त्रिभुज था और इसमें बीसी भुजा के समांतर हम रेखा यानी कि समांतर रेखा बीसी के समांतर हम यह डी रेखा खींच लिए। ध्यान दीजिए क्या किए थे, ये बीसी के समांतर डी रेखा खींच लिए थे, यानी कि डी समांतर यहाँ क्या हो गया, बीसी। तो हम या वहां पर सिद्ध करके दिखाए थे, थेल्स ने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जो रेखा खींचेंगे, वह अन्य दो भुजा को जिस बिंदु पर काटेगा, वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित। अर्थात यदि ये डी समांतर बीसी है तो एडी बट्टा डीबी बराबर सीई बट्टा ईसी होगा। ये प्रमाणित आप किए, ये प्रमाणित किए, ठीक है। आज हम थेल्स प्रमेय के विलोम को बताने जा रहे हैं। तो आप पिछले वीडियो का जो जानकारी आपको हम दिए हैं वो जरूर आप याद रखिएगा। यदि नहीं सुने हैं तो आप उसको सुन लीजिए और एक कॉपी तैयार कीजिए जिसमें जो हम पढ़ा रहे हैं उन चीजों को आप लिखने का प्रयास कीजिए। और जब आप लिखेंगे तो वह प्रमाणित किया हुआ भाग आपके कॉपी पर आएगा और एक दो बार आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए आज हम थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रमाणित करेंगे। तो पहले हम लिख दे रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम और इसी को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है, क्योंकि थेल्स प्रमेय को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहे थे और इसीलिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहे थे क्योंकि वहां पर किसी त्रिभुज के लिए तो था एक भुजा जिसको आधार माने थे और उसके समांतर हम रेखा खींचे थे। समझ रहे हैं बात? तो चलिए आज हम फिर बता रहे हैं, कह रहे हैं किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, थेल्स प्रमेय का विलोम। बढ़िया से आप हमारे इस पंक्ति को ध्यान दीजिए, आपकी किताबों में भी लिखा होगा। ये विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में ठीक है दो भुजाओं को
समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज में तो तीन भुजा, दो भुजा का काम खत्म हो गया, यानी कि दो भुजा को अनुपात ये कह रहा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, तो बचा तीसरी भुजा। तो ये तीसरी भुजा के यह भुजा जो होगा समांतर होगा। तो पिछले फिगर की तरह ही हम यहाँ पर आपको नामकरण कर देते हैं और आपको समझने में आसानी होने लगेगा। अब देखिए, अब हो गया। अब इसी फिगर के आधार पर और इस सिद्धांत के आधार पर हम भाषा लिखेंगे। चलिए हम क्या लिख रहे हैं, क्या था, किसी त्रिभुज में, तो लिखते हैं माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई रेखा, ये डी रेखा भुजा ए बी तथा एसी को कहता है समान अनुपात विभाजित करता है। तो हम लिख देते हैं भुजा ए बी तथा एसी को इस प्रकार विभाजित करती है कि, कैसे करती है, तो समान अनुपात में करती है। एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा बीसी, इस तरह से विभाजित कर रही है। तो सिद्ध करना है कि ये डी समांतर बीसी होगा, डी समांतर बीसी होगा, ये प्रमाणित करना है, ये वाला। समझ रहे बात? फिर से पढ़ लीजिए, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम फिगर बना लिए और इसी को ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में यहां लिख दिए कि माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी रेखा ए बी और एसी इस प्रकार विभाजित करती है, अर्थात आपको लिखा हुआ है कि समान अनुपात विभाजित करती है। तो एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी समीकरण मान लिए हैं, हाईलाइट्स करने के लिए, सुविधा के लिए, आगे वो मान हम रख पाएंगे। तो सिद्ध करना है कि यह डी समांतर बीसी का हो जाए। पिछले वीडियो में जो आपको थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करते समय जो हम रचना लिए थे, उसी तरह की रचना यहां भी आपने लिखी। चलिए रचना लिखिए या बनावट लिखिए। यहां भी क्या कीजिए, इस डी से ये डीएम लंब डाल दीजिए एसी रेखा पर, और ई से ई एन लंब डाल दीजिए इस ए बी रेखा पर। तो पहला काम यही हो जाएगा, डी से डीएम लंब एसी तथा ई से ई एन लंब ए बी पर डाला। ये पहला काम। दूसरा याद कीजिए, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे इस बी से ई को मिला दीजिए,
और इस सी से डी को मिला है। तो बी से ई तथा सी से डी को मिलाया, ये करने मिला दिए। अब चलिए प्रमाण के बारे में हम लोग क्रमबद्ध रूप से प्रमाण देते चले जाते हैं और देखते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक कैसे। तो पिछले क्लास में भी आप क्या किए थे, पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकाले थे, पिछला वीडियो में किए थे सेल्स पर में भी। तो चलिए यहां भी आज वैसे ही करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज एडीई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये एडीई इज इक्वल टू 1/2 आधार। तो इसमें आपको आधार अब क्या हो गया, एडी गुना ऊंचाई, तो ई एन। चलिए समीकरण इसका नाम 2 दे दीजिए। फिर क्या कीजिए, पिछले वीडियो में भी हम किए थे फिर समझ में, बी डी ई त्रिभुज, तो त्रिभुज बी डी ई में आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का चित्र बना दीजिए। हम बताए थे कि भाषा में बोलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, संकेत में लिखिएगा तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज आपको कम लिखना पड़ेगा। तो बीडीई त्रिभुज के लिए 1/2, ये डीबी आधार हो गया। ऊंचाई आपको समझाए थे ना, किसी बाहरी बिंदु से किसी सरल रेखा पर एक ही लंब खींचा जा सकता है। तो वह लंब जो है ये ई एन वाला जो पार्ट है, यह इस डीबी यानी बीडी के इस त्रिभुज को बीडी वाले में आधार जब ये है बीडी, तो इसके बढ़े हुए भाग पर लंब। तो यहां भी ई एन ही लिखेंगे, आपको पहला वीडियो में बताए। ये हो गया समीकरण 3। फिर क्या कीजिए, इस समीकरण 2 में इस 3 से भाग दे दीजिए। और क्या कीजिए, समीकरण 2/3 कर लीजिए। तो देखिए कैसे आप लिखिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आप आराम से इसको देखिए। पहले ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ इंटू एडी इंटू ई एन बाई हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। जो काटने लायक है उसको काट दीजिए। तो अब क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एडी बट्टा डीबी हो। अब देखिए ये सेकंड और थर्ड से निष्कर्ष जो निकला है वो ये आपको आ, इसीलिए हाईलाइट करते, पिछला की तरह ही आप देख रहे हैं अभी तक। फिर क्या कीजिए, अब इस साइड में आधार जो आपका है उसके आधार पर काम कीजिए। तो फिर आपको काम करना है, अभी आप सीख रहे हैं। तो फिर आप क्या कीजिए, त्रिभुज ए डी ई में आप बात कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ। अब यहां पर बेस इसको लीजिए, इस त्रिभुज में कहा है तो इस भुजा पर भी लंब है, तो ए ई गुना ऊंचाई क्या है डी एम या शीर्ष लंब जो कहते हैं। अब इसको समीकरण 5 मान। चलिए यहाँ कुछ जगह इसका खाली है, इसका उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए, अब कौन सा बचा, सीडीई त्रिभुज बचा। त्रिभुज
CDE में, यहां भी आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE निकालिए 1/2। आधार क्या हो गया, EC। अब ऊंचाई, तो इसके बढ़े हुए भाग पर तो यही लंब है ना, DM। तो आप लिख दीजिए, ये हो गया समीकरण 6। अब देखिए पांचवा समीकरण में छठा से भाग दे दीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण 5 भागा 6 कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ये CD, देख रहे हैं, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ पर ट्रायंगल CDE का क्षेत्रफल का यहाँ भाग हो गया। अब यहाँ पर ये RHS साइड में जो था कि हाफ इंटू AE इंटू DM, और फिर यहाँ पर हाफ इंटू EC इंटू DM लिख दिया है ना। तो आपको आराम से यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से कि हाफ हाफ कट गया, DM से DM कट गया, तो क्या सब बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हुआ, किसका निष्कर्ष निकला, ये पांचवा और छठा से इधर वाले भाग से आपको निष्कर्ष यहाँ पर निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप देखिए, जब आपको प्रश्न दिया हुआ है, यहां पर पहले ही कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है थेल्स का विलोम का, कि यदि किसी, यानी कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस भुजा को और इस भुजा को कौन रेखा, ये डी रेखा समान अनुपात में विभाजित करती, तो AD बट्टा DB AE बट्टा EC के बराबर में तो पहले दिया हुआ है। तो अब देखिए AE बट्टा EC के बदला में क्या हम AD बट्टा DB लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू, अब AE बट्टा EC के बदला में आप बदल सकते हैं ना, तो लिख दीजिए AD बट्टा DB। कैसे लिखे हैं आप, तो समीकरण 1 से, चूंकि यह दिया हुआ था तो यहां लिख दिए हैं दिया हुआ है, ये समीकरण 1 से दिया हुआ था इसीलिए ऐसा करते हैं। अब चलिए इसको हम समीकरण 7 लिख करके हाईलाइट करते हैं। अब देखिए इधर का जब हम काम किए हैं आधार लेकर के, तो चौथा इक्वेशन आपको हाईलाइट हुआ था। जब इधर आधार लिए थे इस त्रिभुज के लिए और इस ADE के लिए, तो आपको 7वां इक्वेशन आपके सामने में आया, आ गया। तो अब आप इस 7वां इक्वेशन में और इस चौथा इक्वेशन में देखिए, समीकरण 4 और 7 से, अब देखिए यहां भी RHS में AD बट्टा DB है और 7वां में भी AD बट्टा DB है। इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल ये वाला और ये क्षेत्रफल ये वाला जो रेशियो में है, अनुपात में है, वो तो बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ये CDE लिख दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये ऊपर में जो है ADE, ऊपर में है AD, कट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, तो इसलिए बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACDE बच गया। ये BDE और CDE, BDE और CDE, ये दो क्षेत्रफल आपको अब मिल गया जो कि बराबर है। ठीक है, अब पहला वीडियो में हम बताए थे कि दो रेखाओं के मध्य दो त्रिभुज जो एक ही आधार पर स्थित, दो रेखाओं के मध्य बना दो त्रिभुज जो एक ही आधार पर है और उसका क्षेत्रफल बराबर है, तो वह दोनों रेखा आपस में समांतर। सेल्स प्रमेय जब प्रमाणित कर रहे थे तो वहां पर हम आपको लिखे थे कि एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखा के मध्य बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, और आप उपयोग किए थे और वह प्रमाणित भी हुआ था, अंतिम में लिखे थे। अब आप अंतिम तक पहुंच गए हैं, सेल्स प्रमेय के विलोम में अंतिम तक आप पहुंच चुके हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, ये सिद्धांत हम मिटा ले रहे हैं, क्योंकि आप लिख रहे होंगे तो लिख भी लिए होंगे, समझ रहे होंगे, तो ये सारा चीज यहां तक आप देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ये सिद्धांत को खाली खाली कर ले रहे हैं। अब देखिएगा, ये जो सिद्धांत का उपयोग अब हम विलोम वाले का करेंगे जो 9वीं क्लास में था। अब देखिए, हम यहाँ पर अब आ गए, त्रिभुज BD और त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल को बराबर हमने यहां देखा है, तो लिखते हैं ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार, कौन सा है, DE, एक ही आधार DE एवं DE तथा BC के मध्य स्थित है, DE तथा BC रेखा के मध्य स्थित है। तब ना हम पढ़े थे ना कि एक ही आधार और एक जोड़ी रेखा के मध्य बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि समान हो तो दोनों रेखाएं जो है वो समांतर है। अब यहां देख लीजिए, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार D एवं DE तथा BC रेखा के मध्य स्थित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये DE समांतर BC होगा, और यही तो आपको प्रमाणित करने के लिए कहा गया था, मतलब सेल्स प्रमेय में विलोम के रूप में आपको हम ये समझा रहे हैं कि ये DE समांतर BC अब, यानी कि यदि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC है तो यह DE रेखा जो होगा वो BC के समांतर। अभी सिद्धांत मिटाएंगे ना, वहां पर सिद्धांत में क्या था कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी के समांतर होती है। तो यहां देखिए समान अनुपात में विभाजित कर रहा था, देखिए ये समीकरण आपका 1 है, कर रहा था ना, तो समान अनुपात में विभाजित कर रहा था, तो अब देखिए ये रेखा, ये D जो है वो BC के समांतर हो गया, प्रूव्ड हो गया।
ठीक है, अब समझ गए होंगे कि एक ही आधार और एक जोड़ी रेखा के मध्य बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि समान होता है तो वो दोनों त्रिभुज जो इस दोनों रेखा के मध्य स्थित है ना, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यहां देखे है ना, इस बात पर थोड़ा जोड़ दीजिए, ये दोनों त्रिभुज कहाँ है, तो एक ही आधार टीवी पर है, तो एक ही आधार और एक जोड़ी रेखा के मध्य बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, तो ये दोनों रेखाएं समांतर, ठीक है। यदि कहिएगा तो हम सिद्धांत लिख देंगे यहां पर, है ना, यहां पर लिख दे रहे हैं, चूंकि एक ही आधार और एक जोड़ी रेखा के मध्य बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि समान हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये रहा, ये याद आपको रखना है। वैसे यहां पर हम लिख भी दिए हैं, यहां बता भी दिए हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी पर है और डी तथा बीसी के मध्य स्थित है, इसलिए ये दोनों भुजा आपस में समान है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम ये दोनों अब समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अनुपातिकता के बारे में, ये अनुपातिकता विभाजित करने वाला जो बात है, क्योंकि इस वीडियो में फिर बड़ा हो जाएगा, तो हम आपको अगले वीडियो में फिर बताएंगे। और साथ ही साथ हम कोण समद्विभाजक जो किसी त्रिभुज के लिए होता है उसका क्या वह अपना निष्कर्ष देता है। किसी त्रिभुज में यदि किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा खींचते हैं तो सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात से बढ़ा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि यह ज्योमेट्री आपको आसान लगने लगेगा और हम चाहेंगे कि आप ये जो आज थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध की इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद।